हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो देखने वाले। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एनएलएम में हम लोगों को जो चीज़ पढ़ना पड़ता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एनएलएम में हम लोगों को जो चीज़ पढ़ना पड़ेगा बेसिकली तो फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में, वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, ये सब कैसे आता है। तो ये इसको हम लोग बोलते, उसको हम लोग काइनेमैटिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉज होता है, मतलब मोशन में बॉडी को लाने का कारण होता है क्या। तो जो डायनेमिक्स होता है उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं जो चीज़, उसको हम लोग वो कारण होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को मास इंटू एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो किसी बॉडी पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का कारण क्या बन रहा है, तो फोर्स बन रहा है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, फोर्स एक वेरिएबल और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का कारण क्या बन रहा है, तो फोर्स बन रहा है। ओके, तो बात यह है कि यहाँ पर जो कॉज हम लोग पढ़ते हैं, जो बॉडी मोशन करता है, क्यों मोशन करता है, तो उसका कारण क्या है, तो फोर्स की वजह से। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी मोशन, ये मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और हम लोगों को कहीं पर दे दिया कि एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्यों मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी इस पाथ पर, इनिशियल स्पीड यहाँ पर इसका v है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम t इज इक्वल टू टी सेकेंड बाद देखिए, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी v ही दिखाई दिया। मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम होता है। तो टाइम कितना चेंज हुआ, तो t सेकेंड, और वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, तो फाइनल स्पीड v माइनस v अपन में t। तो v माइनस वी कितना हो जाएगा, जीरो अपन में t, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। फॉर्मूला से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, हम लोग बिना देखे या बिना क्वेश्चन में गिवन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये करना पड़ेगा कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बात ये है। अब देखिए हम लोग, और यहाँ पर यही सिचुएशन देखिए, हम लोग मान लीजिए कि ये स्पेस में है, स्पेस में मतलब बोले तो वैक्यूम में है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ये मार्कर जो है वो चल रहा है कुछ वेलोसिटी से। ठीक है, ये चलता रहेगा स्पेस में जब तक यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जब तक इस मार्कर पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एफ नेट। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब तक कुछ टच नहीं दिया जाए तो ये तेज नहीं, मतलब जिस तरह है उसी तरह चलेगा, इस तरह चल रहा है इसी तरह चलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग फोर्स लगाने की वजह से कुछ एक्सेलरेशन दिए है ना, यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेलरेशन दिया है। फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, मास है तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। तो ये या रुकेगा या स्पीड में जाएगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन इधर हो रहा है तो इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो रुक सकता है, और इस तरफ से फोर्स लगाएंगे, इस तरफ चल रहा है इसी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो और तेजी चलने लगेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब मेरा है। ओके, तो यहाँ पर बात ये है कि मान लीजिए, क्या मानना है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, मास m है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ F, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाकर। ओके, और एक फोर्स लग रहा है कहाँ पर, तो एक फोर्स इधर लग रहा है। कितना फोर्स है, तो 2F लग रहा है। ओके, और कितना बनाकर हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाकर हो रहा है। और हम लोग क्या बोल देगा कि ये बॉक्स जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकता है कि इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ वैल्यू हम लोग मान लीजिए नहीं दिया रहेगा क्या, तो एक फोर्स और इधर हम लोग ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या, तो एफ नॉट ले लेते हैं। हम लोग को पूछ लेगा कि एफ नॉट का वैल्यू क्या है। और इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है। ये देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रुका रहेगा तो इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायनामिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा, जिस तरह है उसी तरह। मान लीजिए यहाँ पर रुका हुआ है तो ये रुका हुआ है। ठीक है, हम लोग देखें तो ये रुका हुआ है,
जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद और ये जब चलेगा, जब चल रहा है स्पेस में तो चल रहा है, हम लोग जब देखेंगे ये चल रहा है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब तक ये रुकेगा नहीं या तेजी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है। और एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद ये हम लोग को बोलते हैं कि क्या चीज में है, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दिखेगा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। मतलब क्या है, इस तरह हम लोगों को दे दिया। अच्छा, तो हम लोग इस, ये तो टोटल हो गया ना पूरा टोटल डायरेक्शन का, तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, और एफ नेट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, और टोटल को सम करेंगे तो एफ नेट निकल जाएगा टोटल डायरेक्शन का, ठीक है। तो बात यह है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि वेलोसिटी जिस तरह था, सॉरी ऑब्जेक्ट जिस तरह था उसी तरह रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज कराने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बॉडी के अलावा, ये बॉडी तो खुद से फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, इसको हम लोग बाहर से फोर्स लगाएंगे तब नहीं भागेगा, ठीक है, तो नहीं भाग पाएगा। तो बात ये है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब यही है कि न्यूटन साहब सबसे पहला जो लॉ दिया वो क्या कहे, तो वहाँ पर कहे कि जब तक हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी जिस तरह था उसी तरह रहेगा, ठीक है, जिस तरह था उसी तरह रहेगा। ये नहीं बोला कि रुका ही रहेगा, ये नहीं बोले, ये बोले कि जिस तरह था उसी तरह रहेगा। ये चल रहा था तो ये चलता ही रहेगा, रुका हुआ था तो रुका ही रहेगा, जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने का मतलब क्या है कि उस पर एफ नेट जो जीरो होना चाहिए, एफ नेट बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स, मतलब क्या है कि मान लीजिए इस पर चारों तरफ से F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन यही है, मतलब कि इन सभी का सम, वेक्टर सम, ठीक है, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो इंट्रोडक्शन भी हो गया और एप्लीकेशन भी देखना है। तो बात यह है कि सबसे पहला एप्लीकेशन थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन एकदम मस्त है। वही देखिए, बहुत आसान सबसे पहला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि ये हो गया एक वुडन ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक है, मास है कैपिटल एम। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को दे दिया गया क्या, तो ये कुछ रूफ है, ठीक है, और यहाँ पर एक पुल्ली दे दिया गया, ठीक है। इस पुल्ली में हम लोग क्या दिखाया जा रहा है कि ये इस तरह लग गया और इस तरह जाकर यहाँ से भी एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह जाकर यहाँ पर एक मैन है, कोई आदमी जो ये रोप को पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, कंडीशन यही है। अब यहाँ पर इस मैन का जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है, और स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना हम लोग गिवन है, तो m/2 हाफ, मतलब ये ब्लॉक का जो मास है उसका आधा ही इसका है। और ये कंडीशन क्या चीज में दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया। हम लोग को क्या बताना है कि ये मैन कितना फोर्स लगाएगा इस रोप पर, ये मैन, ये आदमी कितना फोर्स लगाएगा ये रोप पर कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। थोड़ा सा मतलब टफ है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, करके देखिए आप लोग। हो गया, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि FBD बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोग को बता देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हम लोग जो देखे थे यहाँ पर क्या था कि एक ब्लॉक था जिसका मास m था, एक फोर्स इधर लग रहा था F1, एंगल कुछ मान लीजिए थीटा से लग रहा था, और एक फोर्स इधर लग रहा था F2, कुछ एंगल कितना से, तो अल्फा से लग रहा था, ओके। तो हम लोगों को ये हम लोगों को बताना है कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, और एक फोर्स मान लेते इधर से लग रहा था, कुछ F3 लग रहा था, ठीक है। तो इसका FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है FBD का फुल फॉर्म, FBD
फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि ये अर्थ है, बड़ा सा अर्थ है। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा अर्थ है उसको हम लोग एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट मास, एक डॉट, ये डॉट होता है ना, इस तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। मानते हैं कि जो अर्थ का सारा मास इस एक पॉइंट के अंदर है। ठीक है, इस तरह मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो मास दिया गया है वो एक पॉइंट में यहाँ पर है, मास ए में दिया गया है। ओके, अब हम लोग इस पॉइंट पर देखेंगे कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो लग रहा है F2, वो अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाकर, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, इससे अल्फा एंगल बनाकर F2 एक्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर इसी पॉइंट पर एक और फोर्स लग रहा है इधर, कितना एंगल से? तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर, ये F1 हो गया। और F2 नीचे की डायरेक्शन में, मतलब क्या है कि इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे। ठीक है, F2 F3 ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। तो इक्विलिब्रियम में इस तरह, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम, हम लोग अलग अलग जो सिचुएशन देखेंगे वहां पर भी इस तरह होगा। एफबीडी के बारे में हम लोग और जानने वाले हैं आगे की वीडियो में। फिलहाल तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये एफबीडी होता है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, मतलब बड़े से बड़े मास को छोटा मास, एक पॉइंट मास मान लेंगे। उसके बाद उस पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज बाहर से जितने भी फोर्सेज उस बॉडी पर लग रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, शो कराएंगे एक पॉइंट पर कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों कराते हैं? ये इसलिए कराते हैं क्योंकि हम लोग को आसानी रहता है इक्वेशन बनाने के लिए, समझने के लिए। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो जो होता है वो करने के लिए हम लोगों को आसानी पड़ता है। देखिए हम लोग जो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो करते हैं, इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम लोग भी। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो जो करते हैं, यहाँ पर एफ नेट का मतलब हम लोग जो मास इंटू एक्सेलरेशन वो नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो हम लोगों को लग रहा है ये फोर्सेस, तो हम लोग को यहाँ पर ये करना है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मतलब सारे फोर्सेज का जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम, आई होप आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो वेक्टर सम जब हम लोग करेंगे तो वो उसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो होगा। मतलब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं हम लोगों को ये गिवन नहीं है। ठीक है, ये सब गिवन है, तो ये गिवन रहेगा, ये गिवन नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, उसके बाद हम लोग इक्वेशन की मदद से हम लोग दूसरा चीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एफ नेट का मतलब। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग क्या बताना है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ पर ये सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ये बोल दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये मैन कितना इसमें फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर ये जो लगाएगा इस पर फोर्स, जितना फोर्स नीचे ये खींचेगा, नीचे खींचेगा, उतना ही इसके अंदर टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन टी होगा वो टी क्या होगा, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए टेंशन टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर रोप सेम है, हम लोगों को यहाँ पर ये गिवन रहता है कि ये नेग्लिजिबल मास है पुलिस का, और उसका जो स्ट्रिंग है उसका भी मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर और फ्रिक्शनलेस पुलिस है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन टी, तो रोप सेम है, मासलेस है, इसी की वजह से यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा और यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा। ओके, अब देखिए, और यहाँ पर जो टेंशन टी नॉट लगेगा, यहाँ पर जो टी नॉट लगेगा, क्यों? क्योंकि ये अलग सिस्टम है। यहाँ पर टी नॉट इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, क्योंकि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। देखिए ये एक सिस्टम है, इस पर एक तरफ से एक रस्सी बांध देंगे, एक तरफ से इधर से एक रस्सी बांध देंगे। एक आदमी इसको 2 न्यूटन से खींचेगा और इसको 2 न्यूटन से, तो इस पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 4 न्यूटन। तो बात समझ में आ गया ना क्या क्या मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है कि इस सिस्टम का हम लोग मास देखते हैं। तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया, टोटल तो मास इसका हो जाएगा ये मैन का मास प्लस इसका मास। मतलब क्या है कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मास को हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट मास पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रही है। इस पॉइंट मास पर एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, mg,
और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टेंशन टी यहाँ पर लग रहा है, टी यहाँ पर 2t लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1t, मतलब ऊपर की तरफ 4t लग रहा है। कितना लग रहा है? 4t। ओके, 4t लग रहा है। और हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल दिया, मतलब क्या है कि ये इसके बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके बराबर होगा, इसी की वजह से ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ 4t इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m g अपन में 4, और यहाँ पर हम लोगों को स्मॉल m का वैल्यू दिया गया है m/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो m प्लस m/2 यानी 3m/2, तो 3mg और बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आने की वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन टी का वैल्यू है। टी का वैल्यू कितना हो गया? 3mg अपन में 8। तो ये आ गया टेंशन टी का वैल्यू। हम लोगों से पूछा क्या? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? टेंशन टी के बराबर। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 3mg अपन में 8। इतना फोर्स अप्लाई करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के। चलिए लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट से बहुत आसान है। यहाँ पर एक सिचुएशन है कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रोप है, यहाँ से भी एक रोप है, ये एक रोप है, यहाँ पर एक मास 4 kg का लटकाया गया है, और यहाँ से एक रोप है, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब जो रस्सी है, रोप है, उसके अंदर टेंशन क्या है, मतलब क्या है कि, और यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, गिवन है कि ये एंगल 37 डिग्री पर है, ठीक है। ओके, वर्टिकल से, और ये हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पर ये बात है कि हम लोगों को बताना क्या है कि टेंशन क्या होगा। मतलब यहाँ पर जो मान लेते हैं टेंशन T1 होगा, यहाँ पर T2 होगा, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। इतना हिंट्स तो दे दिया हूँ, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हो गया, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। बहुत मतलब देखिए, खुद से जब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ना तो उसमें अलग ही फील आता है, मतलब लगता है कि हाँ, खुद मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बनाते हैं आगे की और मजा आएगा। तो इसीलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब लगभग 30 सेकंड में हो जाएगा। हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें सिंपली क्या करने वाले, एफ नेट इज इक्वल टू 0 इस पर होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एफ बनाते हैं। थोड़ा सा तो आप लोगों को आ गया होगा एफ बनाना। तो सबसे पहली बात, इस पर एक इधर फोर्स लग रहा है T1 टेंशन, बेसिकली आप लोग खुद से मान सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना एंगल से लग रहा है, तो 37 डिग्री। ओके, और एक इधर फोर्स लग रहा है T2, और इस पर एक और फोर्स लगेगा mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो 4, और g का वैल्यू बेसिकली हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पर 4g का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका कंपोनेंट करते हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, तो T1 sin 37 आ जाएगा, और इस तरफ कितना आ जाएगा, T1 cos 37 आ जाएगा। ओके, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग को निकालना है T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को इक्विलिब्रियम में बोला है, तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि एफ नेट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में क्या है, ये सब है। तो यानी हो गया क्या, T2 इज इक्वल टू T1 sin 37, और 37 वाला आप लोग ट्राइंगल जानते हैं, ये 37, तो ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ साइन 37 क्या हो जाएगा, 3/5, यानी T2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T1 पता नहीं, T1 और साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/5, मतलब 3/5। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या, एफ नेट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज का कंडीशन है, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 में हम लोग अलग अलग डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। तीनों डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होगा, इसी की वजह से वो टोटल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4g इज इक्वल टू T1 cos 37, ठीक है। 4g, g का वैल्यू 10 रखेंगे तो 40 इज इक्वल टू T1 इंटू cos 37, मतलब cos 37 यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/5, 4/5, ठीक है। तो यहाँ से 4, 1,
तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, T1 का वैल्यू कितना आ गया, 15 न्यूटन। मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग में कितना होगा, तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं T2 का वैल्यू। तो T1 का वैल्यू मिल चुका है, पुट करेंगे T1 का वैल्यू इसमें, तो 3/5 इंटू 50, 5/1 यानी 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें। कितना हो गया इसका वैल्यू, 30 न्यूटन। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ता है। बेसिकली कोई क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर इक्विलिब्रियम मैं बोल दिया हूँ, लेकिन यहाँ लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में, आप लोगों को नहीं लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम। सिंपल यहाँ पर ये बोल देगा और पूछ सकता है कि टेंशन T फाइंड करिए, या मास ऑफ द टेंशन दे दिया रहेगा और मास पूछ लेगा। तो अलग अलग कंडीशन में मतलब आप लोगों को सोचना पड़ता है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स का और ये क्वेश्चंस करने में अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।